हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके 2025 का क्लास नंबर 22। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके और क्लास 21 तक के सबसे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूँ, जिसका नाम है प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और 1 से लेकर 21 तक के सभी वीडियो को देख लीजिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्लास नंबर 22। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास। उसका पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, है ना। जो भारत था वह प्राचीन में एक कबीले का नाम था, ठीक है। आगे, यूनानी लोग भारत को इंदे और अरबवासी इसे हिंद कहते थे। किसे? तो भारत को यूनानी क्या कहते थे? भारत कहते थे। भारत को इंदे कहते थे और अरबवासी, है ना, भारत को क्या कहते थे? तो हिंद कहते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल का समय आया तब जाकर, है ना, भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है ना। जो भारत का सबसे पहला जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो वेदी है, ठीक है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके कौन संकलन करता थे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास थे, ठीक है। आगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, ठीक है। किसी संहिता कहा जाता है? तो चारों वेद को अगर मिला दिया जाए तो उसे संहिता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, ठीक है। आगे, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है विश्वामित्र, ठीक है। किसके? तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है, ठीक है। आगे, नेक्स्ट है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट VVI है। जी हाँ, जितना बोले उतना कम है, इसीलिए आप समझ सकते हैं। आप जो अगर तैयारी करते होंगे तो आपको जानते होइएगा, है ना, कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। एक किस कौन मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है, जिसके अनुसार चार वर्ण यानी 4 जाति जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र का इसमें जिक्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ठीक है। ऋग्वेद में जो एक शब्द प्रयुक्त हुआ है अधन्य, इसका जो संबंध किससे है? तो गाय से है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसमें? तो यजुर्वेद में। अगर आपको पूछे कि बलिदान विधि विधान का मतलब उल्लेख कौन से वेद में है, तो आप बोल सकते हैं यजुर्वेद में है। क्या में? यजुर्वेद में है, ठीक है। चलिए, यज्ञों के नियमों विधि विधान का संकलन भी किसमें है? तो यजुर्वेद में है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। आगे, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो है यजुर्वेद, ठीक है। चलिए, यजुर्वेद के पाठकर्ता यानी कि पाठ जो करता है यानी पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो अधर्व्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू, ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को। आगे चल लेते हैं आगे। नेक्स्ट है, सामवेद का को गाया जाने वाला वेद कहा जाता है। जो सामवेद है उसे क्या बोला जाता है? तो गाए जाने वाला वेद बोला जाता है, ठीक है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री बोलते हैं। सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्रात्री, ठीक है। चलिए आगे, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसी यानी किस वेद को, है ना, भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है? तो यह है सामवेद, ठीक है। आगे, इसमें 1810 सूक्त है। किसमें? तो सामवेद में। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मोर इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में तो पूछे गए ही गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि है। क्या नाम है? अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि है। इस
वेद में कुल 731 मंत्र है, किसमें? तो अथर्ववेद में। लगभग 6000 पद है, ठीक है, इसमें तो अथर्ववेद में। आगे, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद ही है, ठीक है। इसी वेद में जादू टोना, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन ही मिलता है, किसमें? तो अथर्ववेद में, ठीक है। आगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का अथर्ववेद वो है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, और यहाँ समझते हैं और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है, ठीक है, प्राचीनतम में। चलिए आगे, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। टोटल कितने उपनिषद है? 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि कुल उपनिषद कितने हैं? तो 108। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 13, ठीक है। चलिए, आपको मैं हर तरह से बता देता हूँ कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ पे है? तो ये मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है ना। वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांगों की आवश्यकता हुई है? तो 6 वेदांगों की रचना हुई है, ठीक है। इससे हम वेदों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। आगे है, सूत्रों में गौतम सूत्र, धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। जो सूत्र होते हैं सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे क्या है? सबसे प्राचीन है, ठीक है। आगे, पुराणों की संख्या 18 है। इसमें के रचयिता लोहमहर्ष है तथा इसके पुत्र अग्रसवा माने जाते हैं, ठीक है। किसके? तो पुराणों के रचयिता। आगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। जो पुराण होते हैं उसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण ही है, और सबसे प्रमाणिक भी है, ठीक है। चल देखते आगे। नेक्स्ट है, स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे, ये भी याद रखिएगा। स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी इस दोनों को, लेकिन यह पुराण सुन सकते थे, ठीक है। चलिए, इसकी छूट मिली थी। आगे, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जातक। उसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, राजतरंगिनी राजाओं की नदी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हन है ना। राजतरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। अगर बोले आपको कि राजतरंगिनी का मतलब क्या होता है, तो राजाओं की नदी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद है चचनामा पुस्तक के लेखक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, और यहाँ समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए अब इसको स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से तो जरूर देखिएगा इसको। आगे, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, ठीक है। आपको पूछ लिया क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सा है, तो आप बोलिएगा अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि। चलिए आगे, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो अष्टाध्याय है उसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग ही हुआ है। आगे, हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया है। क्या नाम है? हिस्टोरिया, ठीक है। इसकी पुस्तक के नाम तो हेरोडोटस, ठीक है, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। चलिए चल देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, समझते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी है, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉलमी। आगे, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिगनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिगनी है। आगे, अब आगे समझते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फाइयान चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो फाइयान था वो भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो 14 वर्षों तक, ठीक है। और फाइयान जो किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा। या किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे,
हैनसॉन्ग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये याद रखिएगा, ह से हैनसॉन्ग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है, यानी कि हैनसॉन्ग था जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, भारत आया था और इसने 15 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है, फाइयान 14 वर्ष रहा और हैनसॉन्ग 15 वर्ष रहा, 1 साल ज़्यादा रहा। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखिएगा तो आपको जीके हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए, और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा और संपूर्ण सिलेबस को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा और कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो प्राचीन में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था वह बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ही फेमस था। यहाँ विदेशी लोग बहुत आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, आगे। अल बरूदनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। जो अल बरूदनी था किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी कृति का नाम किताब उल हिंद या तहकीए हिंद, भारत की खोज है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तहकीए हिंद या जिसको बोलते हैं भारत की खोज। आगे चल देखते हैं, आगे समझते हैं। भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आगे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण जो हुए थे, हून आक्रमण हुए थे, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो भित्री स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे रखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एडन अभिलेख से प्राप्त होता है ना। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एडन अभिलेख है ना, वहाँ से प्राप्त होता है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। आगे। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंसदौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो मंसदौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आगे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है कासार्पण? तो प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है और इसी सिक्का को साहित्य में क्या बोलते हैं? कासार्पण बोलते हैं। ठीक है, आगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था, यवन शासकों ने। ठीक है, आगे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी है? तो नागर शैली, यानी कि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बनते हैं वो सब नागर शैली में बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद जो दक्षिण भारत की मंदिरों का जो कला शैली है क्या है? द्रविड़ शैली है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है उन सबों की कौन सी शैली है? तो बनाने की तो द्रविड़ शैली है। आगे। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर बेसर शैली कहलाती है। दोनों याद रखिएगा, इस दोनों को मिश्रण में क्या बोलते हैं? तो बेसर शैली बोलते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली के दोनों को मिक्सचर को यानी मिश्रण को, ठीक है, बेसर शैली बोलते हैं। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कंप्लीट जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।